एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो मैथ में बहुत यूजफुल है, स्पेशली जब हमें बड़े नंबर्स के साथ काम करना होता है। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट की हेल्प से हम बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटे और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट क्या होता है? जब हम किसी नंबर्स को अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर ये 5 है, इंटीजर, कोई इंटीजर, वो इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है, वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। हम किसी इंटीजर को बार बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं खुद उसी से और अगेन एंड अगेन उसको हम मल्टीप्लाई करे चले जा रहे हैं, जैसे ये है, तो अब ये देखने में भी लॉन्ग भी लग रहा है, थोड़ा मैशी सा भी लग रहा है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू दी पावर 4। क्या रीड कर सकते हैं हम इसको? 5 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है। और जहां यही जो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहां पर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जिस नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में हम बार बार लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं बेस। ये क्या होता है? बेस। और इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या हम इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर, इसको पावर समझते हैं, पर ये पावर नहीं होती है। पावर क्या होती है? पावर ये पूरा जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम पावर्स कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम पावर्स भी कहते हैं। ठीक है, पावर कहते हैं। और ये इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जो यानी कि जैसे जो इंटीजर बार बार मल्टीप्लाई में रिपीट हो रहा है वो तो बेस होता है, और जितनी बार वो रिपीट होता है वही नंबर एक्सपोनेंट होता है। इज इट क्लियर? उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सपोनेंट और पावर्स में भी डिफरेंस पता लग गया होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। तो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि जब हम किसी इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं और वो पावर्स के फॉर्म में होती है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इंटीजर लिखे हैं। सपोज जैसे एक ये फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट लॉ उसका? जैसे कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, उसकी जैसे एक की पावर m है और दूसरा एक और इंटीजर है जिसका बेस सेम है। दोनों ही इंटीजर ऐसे हैं जिनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तब हम कैसे करते हैं? जब बेस सेम होते हैं, क्या होता है? ये प्रोडक्ट लॉ कब लगता है? जब बेस सेम होता है। बेस सेम होता है तब ये लॉ लगता है। तब क्या करते हैं? हम इस बेस को वन टाइम लिखकर इसकी पावर को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, से 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 2 से, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जो बेस है उसको एक ही वन टाइम्स लिखेंगे और इसकी पावर्स को कर देंगे +3 + 2, यानी कि 2 की पावर 5। ये इस तरह से। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर वैल्यू बतानी है, अगर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमें आंसर देना है, तब तो यह आंसर यहीं तक आ गया।
लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम इसको आगे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखकर। 2 को रिपीट हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। अब इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका आंसर आएगा 32। वैसे तो हमारा आंसर यहीं तक आ गया है, लेकिन हमको और इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम इसको अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट लॉ। इसमें ये कब लगता है? जब बेस इक्वल होते हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड रूल इज क्वोशिएंट लॉ। इसमें क्या करते हैं? जब सेम बेस के नंबर्स होते हैं और उनको हम डिवाइड करते हैं, यानी वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे होते हैं। जब कैसे होते हैं? बेस सेम होता है, बेस सेम होता हो और दो इंटीजर्स को हम डिवाइड कर रहे हो। सपोज -8 हमने लिया और -8 को हम डिवाइड -8 की पावर 5 अपॉन -8 की पावर 2। इस तरह से कुछ हमें इंटीजर क्वोशिएंट फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो इसका क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे? हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका जो हम बेस है वो तो 1 टाइम्स लिख लेंगे और इसकी पावर्स जो हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब प्रोडक्ट करते हैं सेम बेस वाले नंबर्स को तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब डिवाइड करते हैं सेम पावर्स को, सेम बेस वाली पावर्स को, तो वो क्या होते हैं? उनकी जो एक्सपोनेंट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वहां पर एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। प्रोडक्ट करते समय एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं और डिवाइड करते समय एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जब बेस सेम होता है तब। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा -8 रेज़ टू द पावर 3। इज इट क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव ऑन आवर नेक्स्ट लॉ। थर्ड लॉ इज पावर ऑफ पावर लॉ। जब एक एक्सपोनेंट पर दूसरा एक्सपोनेंट होता है तो हम उसको पावर ऑफ पावर लॉ के नाम से जानते हैं। जैसे है उसकी एक्सपोनेंट m है और उसकी भी एक एक्सपोनेंट n है, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट आ गई। ठीक है, तब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? तब हम क्या करते हैं? उस इंटीजर को तो एक बार लिख देते हैं और उनके जो एक्सपोनेंट होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 है, या एक्सपोनेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट और है। तब हम क्या करेंगे? हम इनके एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 4 is equals to 3 raised to the power 8. 2 4s are 8. ठीक है, इस तरह से ये थर्ड लॉ हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड लॉ क्या है कि अगर सेम बेस है तो उनकी जो हम एक्सपोनेंट होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तब सेम बेस वाले इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो उनके एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब हम सेम बेस वाले पावर्स को यानी एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म्स को हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ। जब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को प्रोडक्ट करने पर एक पावर अप्लाई होता है तो हम उस पावर को उस बेस पर अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज इसका फॉर्मूला हो गया, जैसे a इंटू बी, 2 इंटीजर्स हैं जो अलग अलग बेस के हैं, उनके ऊपर एक सेम पावर गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं? इनके अलग अलग नंबर्स पर अलग अलग एक्सपोनेंट को लिख सकते हैं। जैसे अगर सपोज 2 into 5 है और उसकी पावर 3 है। ठीक है, 2 इंटीजर है 2 and 5 और दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर एक ही एक्सपोनेंट है,
तो हम उस एक्सपोनेंट को इन अलग अलग इन इंटीजर्स पर अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की भी पावर 3, यानी मतलब इसको जो ये जो एक्सपोनेंट है इसको 2 पर भी लिख दिया और हमने 5 पर भी लिख दिया। इज इट क्लियर? अगर इसी तरह से अगर हमें कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है कि दो अलग अलग डिफरेंट क्या है, बेस हैं जैसे, और उनके ऊपर पावर सेम है, तो हम उनको दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, उसकी बेस को, और उस पर एक ही पावर लगा सकते हैं। हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा हमें किसकी नीड है, किस क्वेश्चन में, किस सॉल्यूशन में हमें किस चीज की नीड पड़ रही है। मतलब हम इस तरह से की फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी दो प्रोडक्ट फॉर्म पर एक ही एक्सपोनेंट लग रही हो तो हम उस एक्सपोनेंट को अलग अलग इंटीजर्स पर लिख भी सकते हैं। और अलग अलग एक्सपोनेंट है, मतलब एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम उनको एक ही जगह इकट्ठा भी लिख सकते हैं। उन बेस को कर देंगे प्रोडक्ट और उनके ऊपर एक्सपोनेंट को एक ही टाइम्स लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? पावर्स ऑफ क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ से आप समझ गए होंगे कि कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म की बात हो रही है, मतलब कोई इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर्स या पावर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखे हैं। सपोज a अपॉन b रेज टू द पावर m, इस तरह से लिखा है कुछ अगर, तो हम क्या करते हैं कि इन जैसे कोई फ्रैक्शन है उस पर सेम पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने एक्सपोनेंट को अलग अलग करके लिख दिया जो एक जगह लिखा था। अगर कहीं भी हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बेस है उनके आपस में डिवाइड कर दो और उनके ऊपर एक ही एक्सपोनेंट लगा दो। इज इट क्लियर? हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास 2 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 5 है, अलग अलग करके लिखे हैं, तो हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 7, यानी इनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इनको कर देते हैं आपस में डिवाइड, मतलब इनको इनकी पोजीशन पे लिख के इनकी जो एक्सपोनेंट है उनको वन टाइम ही लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस टाइप। इज इट क्लियर? यही होता है हमारा पावर्स ऑफ क्वोशंट लॉ। जब हमारे बेस डिफरेंट होते हैं तब हम उनकी पावर्स को अलग अलग, उनकी जो एक्सपोनेंट हैं उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं जो एक ही जगह लिखी होती हैं, और अगर वो अलग अलग लिखी होती हैं जरूरत पड़ने पर हम उन्हें एक ही जगह भी कर सकते हैं। इन दोनों तरह से इनको हम लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। और नेक्स्ट रूल इज जीरो एक्सपोनेंट लॉ। ये कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर्स की या नॉन जीरो इंटीजर की पावर अगर जीरो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कोई नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि a रेज टू दी पावर अगर जीरो है, किसी भी इंटीजर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जहां पर a क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, लेकिन अगर किसी और अदर इंटीजर की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सपोज 7 की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट लॉ इज नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। जब किसी इंटीजर का एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तब हम इस लॉ का यूज करते हैं। तब क्या होता है, सपोज एक इंटीजर है a, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नंबर है, तब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तब हम क्या करते हैं, इसका जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल करते ही जो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव बन जाती है। सपोज अगर हमारे पास 2 अपॉन 5 है और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो है -5, तो
क्या करना होगा, हमें इसका बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 रेज टू द पावर 5। अब ये जो 5 निगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जब भी निगेटिव एक्सपोनेंट का कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिखाई देगा, कोई भी हमें कैलकुलेशन में कुछ भी दिखाई देता है जिसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो उसको तुरंत बेस को रेसिप्रोकल करके हमें उसकी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना होता है। देन आफ्टर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये 7 लॉ और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इन लॉज को याद रखने से कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। जब हम बड़े बड़े नंबर्स के साथ काम करते हैं तो यही एक्सपोनेंशियल लॉज होते हैं हमारे बहुत काम आते हैं। आपके एग्जाम में भी ये रूल काफी यूजफुल होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।